5 बोनी बहू का ससुराल में पहला दिन। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है कि मेरे बोनी बेटों के लिए आपने उनकी जैसी बोनी बहू ढूंढ दी। पता नहीं मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि मेरे नसीब में 5 बोनी बेटों के साथ बोनी बहू आ रही है। कल्याणी, मुझे तो तुम्हारा समझ नहीं आ रहा कि तुम अपने बेटों का भगवान से शुक्राना कर रही हो या अपनी किस्मत पर पत्थर मार रही हो। अरे तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे 5 बेटे का जीवन बसने वाला है। कल हमारे 5 बेटों की शादी हो जाएगी, वरना हमें तो इनके लायक बहू भी नहीं मिल रही थी और कोई बड़ी कदकाठी वाली लड़की शादी भी नहीं कर रही थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब मुझे ये सब भूल जाना चाहिए। ये कहने के बाद कल्याणी चाय बनाकर ले आती है। फिर दोनों चाय पीने के बाद शादी की तैयारी करते हैं, घर की साज सजावट करवाते हैं। अगले दिन उसके 5 बेटे गगन, साहिल, मोहन, समीर, पीयूष की शादी 5 बोनी बहू भारती, रेशमा, राधिका, पूजा, मनीषा से धूमधाम के साथ हो जाती है। जब वो दरवाजे पर उनका गृह प्रवेश करती है तो कल्याणी को झुककर आरती करनी पड़ती है। आह, मेरा घुटना। अरे कल्याणी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। देख ले, कहीं तेरी कमर में भी मोच ना आ जाए। बहू भी बच्चों जैसी लाई है, अब इनकी वजह से तो तुझे झुकना ही पड़ेगा। बोनी बेटे की शादी बोनी बहू से। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई साहब, आपने बच्चों का जैसे बाल विवाह करा दिया हो। बस आंटी, आपको इतना सा बताने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं आप हमारे बोनीपन का मजाक उड़ा रही हैं। देखा कैसे आते ही कैंची की तरह जुबान चला रही है। हाँ, तो गलत ही क्या कहा मेरी बहू ने, ठीक ही बोल रही है। तुम मजाक ही उड़ा रही हो, जैसे कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरे बेटे बोने हैं, तो बोनी बहू से ही शादी करवाऊंगी ना। बहन जी, आपको हमारी खुशी में शरीक होना है तो मोस्ट वेलकम, वरना ऐसी बातें हम सुन नहीं सकते हैं। तो आप चले जाइए, वैसे भी शादी में तो खाना खा ही लिया होगा। हाँ हाँ, खा लिया। बहू की गृह प्रवेश की रस्म देखने आए थे, हो गया। अब हम जा रहे हैं, चल निर्मला। ये कहते ही दोनों नक्चड़ी पड़ोसने चली जाती हैं। जाओ, तुम सब अपने कमरे में आराम करो, थक गए होगे शादी की थकान में। सभी बहू बेटे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ बड़े बहू बेटे एक दूसरे का हाथ पकड़कर शर्माते हुए कहते हैं, भारती, तुम बहुत ही अच्छी हो, हमें तो देखते ही पसंद आ गई थी और आज तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। आप भी ना, आज तो हम दुल्हन के रूप में हैं, सुंदर तो लगेंगे ही। आप भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। जी चाहता है तुम्हें अपने प्यार की आंखों में लपेट लें। हमें शर्म आ रही है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं। पहले दरवाजा तो बंद कर लीजिए, मैं ही करती हूँ। बोनी भारती बहू दरवाजा बंद करने जाती है, पर दरवाजे की कुंडी इतनी ऊपर थी कि उसका हाथ नहीं आ रहा था। अब हम क्या करें? हम इस दरवाजे को कैसे बंद करें? हम तो बहुत छोटे हैं। अरे भारती, तुम चिंता मत करो, मेरा भी जब यहाँ पर हाथ नहीं पहुँचता था तो मैं कुर्सी पर चढ़कर कुंडी लगाता था। ये लो कुर्सी, मैं भी बोना हूँ, तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। ये सुनकर भारती कुर्सी पर चढ़कर कुंडी लगा देती है। ऐसा ही हाल बाकी चारों बोनी बहू बेटों का होता है। अगले दिन 5 बोनी बहू जल्दी उठकर घर की सारी साफ सफाई कर लेती हैं। फिर रेशमी बहू कहती है, माँ जी सुनिए, बताइए हम अपनी पहली रसोई में क्या बनाएं? अरे, ये बहू की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे दिख तो नहीं रही है बिल्कुल भी। अरे माँ जी, हम बोनी हैं, जरा नीचे देखिए ना, हम यहाँ पर हैं। ये सुनकर कल्याणी नीचे देखती है, जहाँ उसकी 5 बोनी बहू थीं। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी लंबी बहू नहीं, बोनी बहू आई है। मैं सामने देख रही थी। अब से मुझे नजरें नीचे करके बात करनी पड़ेगी। हाँ, तो क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? जो आता है बना लो जाकर रसोई में। ठीक है माँ जी। अरे पापा जी, आप? ससुर को देखते ही 5 बहू नरेंद्र के पैर छूती हैं। अरे अरे बहू, ये क्या कर रही हो? तुम्हें पैर छूने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि 5 साल के बच्चे छोटे छोटे हाथों से पैर छू रहे हैं। पापा जी, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हमारे बोने होने की। अरे नहीं नहीं बहू, मेरा वो मतलब नहीं था। चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ, तुम इस घर की बहू हो, हम तुम्हें बेटे की तरह रखेंगे। ठीक है पापा जी। फिर 5 बहू रसोई में जाकर खाना बनाने लगते हैं, लेकिन स्लैब इतनी ऊंची होती है, ना तो उन्हें गैस स्टोव दिखाई देता है, ना ही उन्हें कोई मसाले बर्तन दिखाई देते हैं। अरे अब क्या करें दीदी, ये स्लैब तो बहुत ऊंची है, हम खाना कैसे बनाएंगे? मुझे भी समझ नहीं आ रहा दीदी, हम सब बोने हैं, कैसे खाना बनेगा? मम्मी जी, पापा जी और हमारे पति सब इंतजार कर रहे होंगे। हमारे घर में तो हमारे हिसाब से किचन बनी हुई थी। हम सही बोली। चलो तुम बाकी काम जमीन पर बैठकर करना शुरू करो, मैं कुछ देखती हूँ।
इतने में पांचों के पति कुर्सी लाकर कहते हैं, अरे तुम सबको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये कुर्सी लो और फटाफट नाश्ता बनाओ। शुक्रिया आप सबका, हमें तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। कुर्सी पर चढ़कर बोनी बहू फटाफट खाना बनाना शुरू करती है। खाना बन जाने के बाद एक प्लेट में खाना लेकर राधिका बहू जाती है। माँ जी प्लेट पकड़िए ना, डाइनिंग टेबल इतनी बड़ी है कि हमारा उस पर हाथ ही नहीं आ रहा, ना हम बैठ पाएंगे, तो आप हमारे साथ खाना रखवा दीजिए टेबल पर। हाँ माँ जी रखवा दीजिए, हमसे नहीं हो पा रहा। हे भगवान, मैं तो धन्य ही हो गई ऐसे बोनी बहुएं पाकर। बेटे से कम परेशान थी कि अब बहू के लिए भी काम करना पड़ेगा। जब हाथ नहीं आ रहा तो मसालों पर हाथ कैसे गया? माँ जी हम सबके पति ने कुर्सी दे दी थी, उसी पर चढ़कर खाना बनाया है। हे भगवान, बहुत बात हो गई माँ, जल्दी से खाना परोस दो। और छोटी कुर्सी तो है ही नहीं, नहीं तो हम 5 भाइयों के लिए हम बैठ गए। अरे मोहन बेटा तुम चिंता मत करो, मैं बढ़ई से कहकर और कुर्सी बनवा लूंगा, छोटी छोटी। माँ जी हम छोटे हैं, आपको परेशानी हो रही है। अब क्या ही बोलूं, मैं छोड़ो। आ जाओ तुम पांचों भी। नहीं माँ जी, पहले आप सब खा लीजिए। इसके बाद सास ससुर अपनी पांचों बोनी बहू के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और उपहार स्वरूप सोने का सिक्का देते हैं। अरे दिल जीत लिया बहू तुमने हमारा। अरे बहू, फ्रिज में तरबूज रखे थे, जरा तरबूज निकाल कर ले आओ, मैं काट देती हूँ। माँ जी मैं लेकर आती हूँ। ये बोलकर रेशमा बड़ी मुश्किल से डबल डोर फ्रिज खोलकर एक तरबूज हाथ में लाती है, जो कि भारी होने के कारण उससे संभल नहीं रहा था। माँ जी जल्दी पकड़िए, बहुत भारी लग रहा है, कहीं मेरे हाथ से तरबूज गिर ना जाए। हे भगवान, एक तरबूज नहीं उठ रहा तुझसे, खुद 15-20 किलो की होगी, फिर भी ये 2 किलो का तरबूज नहीं संभल रहा। तभी कल्याणी उसे तरबूज ले लेती है और पड़ोस ने आकर कहती है, बोनी बहू से शादी करेगी, जिनके हाथ पैर छोटे हैं तो एक तरबूज भी कहाँ से संभालेंगी। कल्याणी आज तेरी बहुओं का ससुराल में पहला दिन है, वो भी सुबह सुबह ये हाल है, पता नहीं जिंदगी कैसे कटेगी। मुझे तो लगता है ना ये बोनी बहू किसी काम की नहीं है, उल्टा कल्याणी तेरी वो सिरदर्दी ही बन गई है। मैं कह रही हूँ ना, इन छोटी छोटी बहुओं को इनके वापस घर भेज दे, इससे बढ़िया तू अकेली रहती अपने 5 बेटों के साथ। ये सुनकर पांचों बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपको शर्म नहीं आती आंटी? 5 नई नवेली बहुओं को उसी के ससुराल में आकर पहले दिन घर उजाड़ने की बातें कर रही हैं। हमारा क्या दोष है अगर हम बोनी हैं तो? भगवान ने सबको एक समान तो नहीं बनाया, जैसे कि आपका काली है, दूसरी वाली आंटी का मुंह ज्यादा खुलता है। दुनिया में हर तरह के इंसान होते हैं, काले गोरे, मोटे लंबे, पतले छोटे, अहंकारी, अच्छे स्वभाव के, और मेरे ससुराल वाले हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको क्यों इतना कष्ट हो रहा है? मैं बहू की बात से सहमत हूँ, तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है? मैं अपने 5 बहू बेटी के साथ बहुत खुश हूँ, मेरी बहू में कोई कमी नहीं है। इतना बेहतरीन खाना बनाया है, सुबह उठकर जल्दी बहुओं ने सारा काम निपटा लिया था। तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए कितना कर देती है, जरा बताना। ये सुनकर दोनों पड़ोसन का मुंह बंद हो जाता है और वो हाथ जोड़कर कहती हैं, माफ कर दो कल्याणी, हम इस बात को समझ ही नहीं पाए। हाँ भारती बहू, बिल्कुल ठीक कहा। निर्मला, हमें इनका शगुन देना चाहिए, बहुत प्यारी बहू है। इस तरह दोनों पड़ोसन 5 बोनी बहू की मुंह दिखाई की रस्म करती हैं। ससुराल में पहला दिन 5 बोनी बहू का बहुत अच्छा गुजरा था। वही सास अपनी 5 बहू के मुताबिक रसोई का सामान लगवा देती है। दिव्या अपने घर में मंदिर में पूजा कर रही होती है। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। पूजा की आवाज में दिव्या की सास की आवाज आनी शुरू हो जाती है। अरे नासपीती कहाँ मर गई, अभी तक नाश्ता तक नहीं बनाया है इसने। ओहो, ये क्या, माँ जी आज इतनी जल्दी उठ गई, अभी तो मैंने अपनी 5 माताओं को अच्छे से आरती भी नहीं गाई। ऐसा कहने के बाद वो आरती गाना शुरू कर देती है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अरे ये आरती गाना बंद कर, जब देखो ये कल्लो मैया आरती गाती रहती हैं। अरे इसको और कोई काम नहीं है क्या? अरे आती है या नहीं? दिव्या जैसे तैसे करके अपनी 5 माताओं की आरती उतारती है, जिसके बाद वह सीधा रसोई में जाकर नाश्ता बनाती है। नाश्ता बनते ही वो सबसे पहले अपनी सास के लिए नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगाती है। ये लीजिए माँ जी, नाश्ता तैयार है। दिव्या का बनाया हुआ नाश्ता जैसे ही सरोज खाती है, वो पहले निवाले के साथ सारा खाना हाथ मारकर टेबल से गिरा देती है। अरे कल्लो मैया, अपने गंदे हाथों से ये क्या बना कर लाई है तू? ना तो इसमें नमक का स्वाद है, ना ही मिर्ची का। माँ जी मैंने तो सब कुछ बराबर ही डाला था। तभी सरोज दिव्या के दोनों हाथों को पकड़कर मरोड़ने लगती है।
इन काले गंदे हाथों से तू नाश्ता बना कर लाई? अरे तुझे कितनी बार कहा है जब भी तू खाना परोसती है हाथों में ग्लव्स पहना कर। तेरे इन गंदे हाथों का खाना मैं खाना पसंद नहीं। दिव्या के हाथों में दर्द होने लगता है और वो अपनी सास से कहती है, मुझे छोड़ दीजिए माँ जी, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है माँ जी, छोड़ दीजिए। अभी के अभी जा और ग्लव्स पहन कर नाश्ता बना। दिव्या अपनी सास की ऐसी बात सुनकर चुपचाप रसोई में जाती है और हाथों पर ग्लव्स पहनकर नाश्ता बनाती है और सरोज के लिए लेकर आती है। उसके हाथों में ग्लव्स देखकर देवेंद्र कहता है, अरे लगता है सुबह ही सुबह तुम शुरू हो गई। देखो किसी को इतना सताना भी अच्छा नहीं होता। अजी आप तो अपना मुंह ही बंद रखो तो ही अच्छा होगा। तभी वहाँ पर चिराग आता है। अरे वाह चिराग, तुम आ गए। रुको मैं तुम्हारा नाश्ता खुद अपने हाथों से लगाती हूँ। कितनी बार बोला है माँ, इन्हें सुबह के समय इनके कमरे में रहने के लिए कहा करो। मुझे सुबह सुबह इनकी काली शक्ल देखने का बिल्कुल मन नहीं होता और मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। अरे चिराग ये क्या बदतमीजी है, ये तुम्हारी बड़ी भाभी है। पता नहीं आप लोगों को हो क्या गया है। अरे इतनी काली लड़की हमारे घर की बहू बनने के लायक भी है। और हाँ पिताजी, मैं इन्हें अपनी भाभी कभी नहीं मानने वाला। ऐसा कहने के बाद चिराग वहाँ से अपने कॉलेज चला जाता है। अरे कल्लो मैया, अब तो तू खुश हो गई। मेरा बेटा तेरी शक्ल देखकर नाश्ता भी नहीं कर पाया। अरे जा अब अपने तवे जैसी काली शक्ल लेकर यहाँ से चली जा। सरोज की ऐसी बातें सुनकर बेचारी दिव्या रोते हुए अपने कमरे में जाती है और अपनी पांचों माताओं से कहती है, माँ क्यों मेरे साथ इस घर में ऐसा होता है? कोई मुझे कुछ नहीं समझता। आखिर मेरा क्या कसूर है? आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया? अगर मैं भी गोरी होती ना तो ये कभी ना होता। ऐसे ही बेचारी दिव्या रोजाना अपनी सास और देवर के कड़वे बोल सुनती रहती है और ना चाहते हुए भी उसे उस ही घर में रहना पड़ता है। एक दिन दिव्या रसोई में रोटियां बना रही होती है। ओहो बहुत ज्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी तो बर्दाश्त भी नहीं हो रही, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। दिव्या फ्रिज खोलकर पानी पीने लगती है, लेकिन इतने देर में तवे पर रखी हुई रोटी जल जाती है, जिसकी बदबू से सरोज रसोई में आती है और गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये क्या है? ये सब क्या चल रहा है? अरे एक तू कम थी क्या इस घर में, जो अब तूने अपनी जैसी शक्ल की रोटियां भी बनाना शुरू कर दिया? माँ जी दरअसल मैं पानी पीने आई थी, पता ही नहीं चला कि रोटी कब जल गई। अरे मुफ्त की तोड़ने में ज्यादा ही मजा आ रहा है तुझे। तुझसे घर तो संभाला नहीं जाता, ऊपर से मुंह जोड़ी करवा लो। माँ जी मैंने आज तक आपको कभी पलट के जवाब नहीं दिया, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अरे कुल्टा, ये जो जवाब पे जवाब तू दे रही है ये मुंह जोड़ी नहीं है तो क्या है? तो जैसी कल्लो मैया मेरी बहू नहीं हो सकती। निकल अभी के अभी, तू इस घर से निकल जा। मुझे तू इस घर में एक पल भी नहीं चाहिए। ऐसा कहने के बाद सरोज दिव्या के बाल पकड़ते हुए उसे घर से बाहर खींचते हुए लेकर जाती है। नहीं माँ जी मुझे घर से मत निकालो। माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी? इस घर के अलावा मेरा और कोई ठिकाना नहीं है माँ जी। दिव्या ये सब बोल ही रही थी कि तभी सरोज उसके कमरे से उसकी पांचों माताओं की फोटो लेकर आती है और घर के बाहर रख देती है। अब तेरी और तेरी माताओं की इस घर में कोई जगह नहीं, जा निकल जा इस घर से। बेचारी दिव्या अपनी माताओं की मूर्तियां उठाकर वहां से जाने लगती है। कुछ दूरी पर चलते हुए उसे एक पेड़ के नीचे चूड़ी बेचने वाली एक औरत बेहोश नजर आती है। अरे ये क्या, ये औरत तो बेहोश पड़ी है। दिव्या उस औरत को पानी पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत अपनी आखिरी सांस जी रही होती है। यहाँ से कुछ लोग गुजरे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और तुम मेरी मदद करने आई, मुझे अच्छा लगा। लगता है तुम भी मेरी ही तरह गरीब और परेशान हो। तुम्हारी हालत सब बयां करती है। शांत हो जाइए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। नहीं, तुम मुझे मेरी झोपड़ी के पास ले चलो। उस औरत के ये कहने पर दिव्या उसको उसकी झोपड़ी के पास ले आती है। जहाँ पहुँचते ही वो औरत कहती है, आज से ये झोपड़ी तुम्हारी हुई। तुम मुझे अच्छी लगी। मेरी झोपड़ी में बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, तुम उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर सकती हो। इतना कहते ही वो बेचारी औरत मर जाती है, जिसके बाद दिव्या उसका अंतिम संस्कार करती है और उसकी चूड़ियां बेचने बाजार में जाने लगती है। लेकिन उसके कालेपन की वजह से उससे कोई चूड़ियां नहीं खरीदता, जिसके चलते वो 2 दिन की भूखी प्यासी सारी चूड़ियां लेकर वापस अपने घर आ जाती है। दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, माँ काली, संतोषी माँ, लक्ष्मी माँ, इस दुनिया में सबकी एक माँ होती है, लेकिन मेरी 5 माँ हैं और उनके होते हुए मैं ऐसे दुख देख रही हूँ। इससे अच्छा होता कि मैं आपसे कोई रिश्ता ही ना जोड़ती। ऐसा कहकर दिव्या पांचों माताओं के सामने जलता हुआ दीप बुझा देती है, लेकिन बुझा हुआ दीप अपने आप जल उठता है। ये कैसे हुआ? तभी उसकी झोपड़ी के बाहर उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। सुना है पूरे गांव में इस झोपड़ी में रहने वाली लड़की सबसे सुंदर चूड़ियां बेचती है। हम पांचों ने सोचा कि क्यों ना हम भी देखें तुम्हारे पास सच में सुंदर चूड़ियां हैं या नहीं। मुझे लाल चूड़ियां पहननी है। हाँ, और मुझे तो नारंगी पसंद है। मुझे काली चूड़ियां पहननी है ना तुम्हारे पास? क्या हुआ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? दिव्या अपने आंसू पोंछती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप अंदर आइए, मैं आपको आपकी पसंद की चूड़ियां पहना देती हूँ। दिव्या खुद अपने हाथों से उन 5 औरतों को उनकी पसंद की चूड़ियां पहनाती है।
जैसे जैसे वह चूड़ियां पहनाती है वो पांचों अपने असली रूप में आ जाती हैं, जिन्हें देखते ही दिव्या हैरान रह जाती है। मेरे घर मेरी पांचों माताएं आई हैं और मैं उन्हें पहचान भी ना सकी। हाँ, हम पांचों तुम्हारी परेशानियों को हरने आई हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। साक्षात मेरी माताओं ने मुझे दर्शन दिए, मेरा तो बेड़ा पार हो गया माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ। ये सुनकर पांचों माताएं बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वह पांचों अपने हाथों को ऊपर करके दिव्या को आशीर्वाद देने लगती हैं। पांचों माताओं के हाथों से अलग अलग रोशनी निकलती है, जिसके चलते दिव्या बहुत सुंदर हो जाती है और उसके आसपास बहुत सारे सोने के सिक्के प्रकट हो जाते हैं। तभी अचानक से पांचों माताएं वहां से गायब हो जाती हैं। लगता है मेरी पांचों माँ चली गई हैं, मेरे तो भाग्य ही खुल गए, मैं तो धन्य हो गई। दिव्या बहुत सुंदर हो जाती है और उन सोने के सिक्कों की मदद से वो एक बहुत अच्छी चूड़ियों की दुकान खोलती है। अब उसकी दुकान में दूर दूर से ग्राहक आते हैं और वो अच्छा खासा कमाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब अनाथ लोगों को दान कर देती है और अपनी पांचों माताओं की पूजा पाठ करके खुशी खुशी अपने जीवन में जीने लगती है।